नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है राजा भोज और 14 विधाओं का घमंड। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका एक नौकर था जिसका नाम था गुलाखिया। वो अपने नौकर गुलाखिया को भी तीर्थ यात्रा पर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। जाने से पहले बुलाखिया ने उनसे कहा कि पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। गंगाराम पटेल ने उससे पूछा, लखिया बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? बोलकिया ने कहा, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊंगा। पटेल ने कहा, बुलाकिया, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुँचे। नगरी को देखकर पटेल ने कहा, बुलाकिया, आज की रात हम यही ठहरेंगे। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के बाद पटेल नया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलाकिया ने सहमति में अपना सिर हिलाया और पैसे लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलाकिया नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसे बकरे के सिर पर 5 पा युगेट मारकर आ जा रहे थे। ये दृश्य देखकर बुलाकिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलाकिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मार और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापस आते हुए भी उसने 5 जूते मार और सामान लेकर पटेल के पास आ गया। वापस आकर बुलाकिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य है जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उसे बकरे के बारे में जान सके। इसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भये। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकलते हैं। पटेल जी ने उससे पूछा, बुलाकिया, तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। लखिया ने उत्तर देते हुए कहा कि जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों से बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले लोग उसके सिर पर 5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उसे बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा मुस्कुराए और बोल बोल कि यार, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें ये काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन मैं कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है, तो
इस बकरे के पाप का घड़ा भी जिस दिन कुटा उसी दिन इस ये सजा सुनाई गई कि जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए उससे पहले उसे इस बकरे के सिर पर 5 यूटी करने होंगे। गुलाखिया हैरान था। उसने कहा, पटेल जी, क्या आप मुझे इसकी पूरी कहानी सुना सकते हैं? पटेल ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुना। आप यहाँ से। पटेल जी ने बुलाखिया को कहानी सुनानी शुरू की। पटेल ने कहा, राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे जो उसे समय के सभी राजाओं में सबसे ज्यादा बुद्धिमान शासक थे। 14 विधाओं ने राजा भोज की पूरे संसार में एक अलग ही छवि बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा ही घमंड रहता था, क्योंकि वो समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन ये कारनामा किया। एक बाजीगर ने राजा भोज की 14 विधाओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बड़ी करनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तुम्हारा खेल देखना तो चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले भिक्षा में उच्च ज्यादा नहीं दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल में चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वो तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा, चलो ठीक है। मैं भी राजा भोज के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। मेरी भी बड़ी तमन्ना है कि एक दिन में उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ राजा भोज के महल पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर उसी से जल्दी खड़ा हो गया और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसलिए मैं आज आपकी नगरी में आया हूं। राजा भोज घमंड में बोले, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूं। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? राजा की बात सुनकर बाजीगर ने कहा कि महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटी नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल आप एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर की इस तरह बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हमें भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेत, मैं ना सही मेरी प्रजा तो खुश हो ही जाएगी। अब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्री गण और समस्त प्रजा भी आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोने वालों की रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन यह इतनी लंबी कैसे हो गई कि आकाश में ही पहुंच गई। अब बाजीगर उसे रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई थी कि उसे खींच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला कि क्षमा करें महाराज, मुझे खेल को थोड़ी देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है।
जिसे शांत करने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और उन्हें छुड़वाने के लिए, उनकी लड़ाई को शांत करवाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने खैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध शांत करवा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाजीगर ने कहा, महाराज, मेरी इच्छा शर्त है कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत करवर कर नहीं आ जाता, तब तक मेरी बड़ी करनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आप पर ही मैं आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर से सच में पड़ गया कि यहाँ कौन सा ऐसी कोई दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने ये शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन ले जाएगा? राजा भोज ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते, तुम्हारी पत्नी मेरे पास यहाँ मेरे राज्य में सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की, बाजीगर ने रस्सी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जो आकाश की तरफ जा रही थी। सभी की निगाह बाजीगर पर टिकी हुई थी। बाजीगर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे इसका आकार छोटा होता गया और फिर एक ऐसा समय आया कि जब वो बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी प्रजाजन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना से परे था। ये दृश्य है, लोगों में एक रहस्यमयी सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पर आकर धाम से धरती पर गिरा। उसे कटे हुए पर को देखकर सभी सुन पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही देर में दूसरा पर भी आ गया। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आ गिर रहा और अंत में उसका मुख गिरा, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे हुए अंग देखकर बाजीगनी जोर जोर से रोने लगी। इस सारी घटना को देखकर राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि लोगों ने बाजीगर के कटे हुए अंगों को देखकर काफी विचार विमर्श किया। अब जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो राजा ने उसके कटे हुए अंगों को चेता देने का आदेश दिया। चीता की बात सुनते ही बाजीगरनी उठ खड़ी हुई और रोटी रोटी बोली कि महाराज, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा भोज और उसकी रानियां ने बाजीगरनी को खूब समझने की कोशिश की कि तुम अभी जवान और काफी खूबसूरत हो, तो यंग सती होकर अपना जीवन समाप्त मत करो। लेकिन बड़ी गर्मी ने जियड पकड़ ली और बोली, महाराज, या तो मुझे मेरे पति के साथ सती करो, वरना मैं यहाँ मौजूद समस्त जनों को श्राप दूंगी, जिसकी पीड़ा से आप लोग कभी उबर नहीं पाओगे। श्राप शब्द उसे समय बहुत मायने रखता था। लोग इससे भयभीत होते थे। खुद राजा भोज भी श्राप का नाम सुनते हिट हो गए। अब जब खूब समझाने पर भी वह नहीं समझी तो राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अंत में बाजीगर के साथ बाजीगनी को भी सती कर दिया गया। लेकिन समस्या यहीं पर समाप्त नहीं हुई। असली समस्या तो अभी आनी बाकी थी। अभी दोनों की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजा और प्रजा ने देखा बाजीगर धीरे धीरे रस्सी से उतरता हुआ वापस आ रहा था।
बाजीगर को यूं उतरता देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बार फिर उनके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। अब बाजीगर पीछे पहुंच गया और राजा भोज के सामने आकर बोला, तो बताइए महाराज, कैसी लगी आपको मेरी कल? मैं आकाश में जाकर वापस आया हूँ। राजा और प्रजा एक मूर्ति की अवस्था में बाजीगर को देखते रहे। किसी की भी आवाज मुख से ना निकली। सभी लोग एक पल बाजीगर को देखते हैं और एक पल उसकी चिता को, जो अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। अब बाजीगर थोड़ा गुस्सा होने लगा और बोला कि महाराज, मैं इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन किया और कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है। जब किसी के भी मुख से बाजीगर के लिए प्रशंसा के स्वर नहीं निकले, उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि आपको और आपकी प्रजा को मेरी कला अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे कुछ भिक्षा की उम्मीद भी नहीं रखना चाहता। हम किसी दूसरी नगरी में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आप मेरी बड़ी करनी को बुला दीजिए, जिसको मैं आपके पास सुरक्षित छोड़कर गया था। राजा भोज एक पत्थर की मूर्ति की तरह बाजीगर को देखते रहे। बाजीगर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो बाजीगर ने रोड में आकर राजा भोज पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। अब राजा भोज को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई भी राजा अपने ऊपर यूं लांछन लगाते हुए नहीं देख सकता। राजा भोज ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे साथ सती हो गई है। राजा ने बाजी और को उसके जाने के बाद की सारी कहानी बताई। बाजीगर ने कहा, महाराज, मैंने तो आपके बारे में बहुत अच्छा सुन रखा था, लेकिन आप तो एक कपटी और झूठे राजा हैं। जरूर आपने ही मेरी पत्नी को कहीं छुपा दिया होगा। राजा भोज ने कहा कि भला मैं तुम्हारी पत्नी को क्यों पाऊंगा? बाजीगर ने कहा, वो इसलिए महाराज, क्योंकि आप मेरी पत्नी को अपनी रानी बनना चाहते हैं। मेरी बड़ी करनी जैसी सुंदर और रूपमती स्त्री पूरे संसार में नहीं है, और ना ही आपकी कोई रानी इतनी सुंदर है। आप एक चरित्रहीन राजा हैं। सारी प्रजा सुन होकर बैठी रही। राजा भोज ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी पत्नी को कहीं नहीं छुपाया है। वो तुम्हारे साथ ही सती हुई है। अब तुम अचानक आकर अपनी पत्नी मांगोगे तो मैं कहां से लाकर दूं? बाजीगर ने कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि एक 14 विद्या निदान राजा भी इस कदर झूठ बोल सकता है। मैं स्वयं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? या फिर आपके मन में कब आ गया है? मेरे जाते वक्त आपने मेरी शर्त अनुसार मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप मेरी पत्नी को सुरक्षित रखेंगे, और अब जब मैं अपनी पत्नी आपसे वापस मांग रहा हूँ तो आप इस प्रकार नाटक कर रहे हैं। मुझे आपसे कुछ भिक्षा या दान नहीं चाहिए। आप केवल मेरी पत्नी मुझे लौटा दीजिए। राजा भोज बोले, बाजीगर, तुम्हें जो सजा मुझे देनी है तुम दे सकते हो, किंतु मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा नहीं कर सकता। राजा भोज की बात सुनकर बाजीगर कहने लगा कि महाराज, यदि मैं अपनी पत्नी आपके महल से निकाल ली तो आप क्या करोगे? महाराज भजन ने उत्तर देते हुए कहा कि यदि तुमने बड़ी करनी है मेरे महल से निकाल दी तो मैं अपना सारा राजपाट तुम्हारा नाम कर दूंगा, और यदि तुम बड़ी करनी को मेरे महल से नहीं निकल सके तो तुम क्या करोगे? बाजीगर ने कहा, महाराज, यदि मैं अपनी बाजी करने को आपके महल से नहीं निकल सका तो कितना राजपथ आपका है, इससे दुगना मैं आपको दूंगा। राजा ने हामी में अपना सिर हिलाया। बाजीगर ने महल में प्रवेश करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। बाजीगर के पीछे पीछे राजा भोज, उनकी रानियां, मंत्री गण
और समस्त प्रजा भी महल में पहुंच गए हैं। महल में पहुंचते ही बाजीगर ने जोर से आवाज लगाई, बाजीगनी कहाँ हो, तुम आ जाओ, हम चलते हैं। बाजीगर के आवाज लगते ही ऊपर से आवाज आई हूँ जी। इसके बाद बाजीगनी एक कक्ष से बाहर निकली और बाजीगर के पास आ पहुंची। बड़ी करनी को देखकर राजा भोज और समस्त जन अचंभित हो गए। आज मानो सबके लिए एक ऐसा दिन था जब वो नए नए चमत्कार देख रहे थे। इस दृश्य को देखकर तो सबके सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें इसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। बाजीगर राजा की और देखते हुए बोला, अब बोलिए राजा महाराज, क्या सफाई देंगे? आप राजा भोज कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह बोले, मैं नहीं जानता ये कैसी लीला रची जा रही है, लेकिन मैं एक सच्चा राजा हूँ जो अपनी शर्त अनुसार अपना ये राजपथ आपको सौंपना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर बाजीगर ने कहा, महाराज मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ केवल आपकी 14 विधाओं का घमंड तोड़ने आया था, और ये थी मेरी 15वीं विद्या जिसे आप अभी तक नहीं जानते जाते। जब बाजीगर नहीं अपना असली रूप दिखाया तो लोगों के सामने जो सवालों का पहाड़ था वो एक तिनके की भांति बिखर गया। वो सभी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि बाजीगर नहीं की वेश में आए कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे। भगवान शिव और माता पार्वती के महल से जाने के बाद राजा भोज गहन चिंतन में फंस गए कि वास्तव में 15वीं विद्या बड़ी कमाल की है, जिसने मेरे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। अब राजा के आगे एक और समस्या थी कि इस विद्या को सिखा कैसे जाए। अचानक राजा को भगवान शिव और माता पार्वती का ख्याल आया, जो उनके महल से काफी दूर जा चुके थे। राजा तुरंत अपनी गति से खड़े हुए और भागते भागते महल के बाहर पहुंचे। फिर वो उसे दिशा की ओर चल पड़े जिधर से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। राजा को वे दोनों दूर से ही नजर आए। उनके पास जाते ही राजा भोज भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले, एक कृपा निधान, आप मेरी समस्या का समाधान करके जाइए। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, महाराज आप तो 14 विद्या निदान शासक हैं। दूर दूर तक आपका नाम की छवि है, फिर आपको क्या समस्या हो सकती है? अजगुज शर्मिंदा होकर शांत भाव से बोले, एक कृपा निधान, वह मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे एक क्षमा करें। आगे से मैं ऐसी धारणा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगा। अब भगवान शिव ने उससे पूछा, तो अब बताइए आप मुझसे क्या चाहते हो? राजा भोज ने कहा, भगवान शिव, मैं 15वीं विद्या सीखना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने कहा, देखो राजन, यह विद्या सीखना इतना भी आसान नहीं है। ये बेहद कठिन परिस्थितियों भरा रहता है, जिसे सीखने की कोई समय सीमा नहीं है। ना जाने इसे सीखने में कितना समय लगेगा, तब तक राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। अच्छा यही होगा कि आप 15वीं विद्या सीखने का विचार अपने मन से निकाल दें। राजा भोज तो 15 विद्या सीखने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो मैं करूँगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं वक्त निकलेगा, कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं। भगवान शिव ने कहा, तो ठीक है। यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही घना और भयंकर जंगल है। उसे जंगल के बीच में एक सिद्ध पुरुष बाबा अमर गुरु की कुटिया है। आपको उसे कुटिया को ढूंढना होगा।
इस बात का ध्यान रखना कि जंगल में घोड़ा नहीं जा सकता। आपको घोड़ा जंगल के बाहर ही छोड़ना होगा और आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। वहाँ अमर गुरु तपस्या करते हुए मिलेंगे। आप उनके चरणों में जाकर गिर जाना और 15वां विद्या सीखने का अनुरोध करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बाबा अपने स्वभाव से काफी कठोर हैं। अगर बाबा तपस्या में लीन हो तो उनकी तपस्या भंग मत करना, नहीं तो वो आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ बैठकर बाबा की तपस्या पूरी होने का इंतजार करना होगा। अगर बाबा को दिया आ गई तो वो आपको 15वां विद्या जरूर सिखाएंगे। और इतनी बात कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद राजा भोज अपने नगर में वापस आए और अपने वफादार मंत्रियों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगे की योजना समझते हुए बोले कि देखो, मैं एक जरूरी कार्य से राज्य से दूर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद आप सभी मिलजुल कर राज्य कार्य को देखोगे और प्राय को कोई कष्ट ना हो। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे वापस आने में मालूम नहीं कितना समय लग जाए। इसलिए आप सब अपना अपना काम ईमानदारी से करना। सभी मंत्रियों को समझकर राजा महल की ओर जल्दी दिए। दोस्तों, राजा भोज की 2 रानियां थी। एक का नाम था सत्यवती और दूसरी का नाम था भानुवती। नाम के अनुसार ही दोनों का आचरण था। सत्यवती एक पतिव्रता रानी थी। वो महाराज के दर्शन करे बगैर खाना तो क्या पानी तक नहीं पीती थी। और दूसरी ओर रानी भानुती थी। उसका इन बातों से दूर दूर तक कोई लेनन नहीं था। खाने का मतलब रानी भानुवती का चरित्र ठीक नहीं था। राजा भोज पहले रानी सत्यवती के कक्ष में गए और बोले कि रानी, मैं किसी जरूरी कार्य से कुछ समय के लिए नगरी छोड़कर जा रहा हूँ। मालूम नहीं मुझे आने में कितना वक्त लगे। यह वक्त 1 वर्ष का भी हो सकता है और 12 वर्ष का भी, या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि मेरे आप आने तक आप सावधानी से रहना। इतनी बात सुनकर रानी सत्यवती की आंखें भर आई और बोली है, राजन, मैं तो आपके दर्शन किए बगैर पानी तक नहीं पीती। भला इतना लंबा समय मैं आपके बिना कैसे बीता पाऊंगी, जिसमें आपके आने की कोई समय सीमा भी निश्चित नहीं है। कृपया आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। राजा भोज ने कहा, नहीं रानी, मैं आपके साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से जा रहा हूँ वहाँ पर स्त्रियों का जाना वर्जित है, तो कृपया आप मेरे काम में बाधा ना डालें। सत्यवती ने कहा कि महाराज, आप तो जानते ही हैं कि आपके दर्शन किए बगैर मैं भोजन तो क्या पानी तक नहीं पीती, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। इस हालत में मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी। कुछ सोचकर राजा भोज बोले कि ठीक है, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं अपनी एक तस्वीर इस दीवार पर बना देता हूँ। आप इसको भोग लगाकर भोजन कर लेना। इसके बाद राजा भोज ने अपनी खूब भू तस्वीर दीवार पर बना दी। सुबह हुई और राजा भोज चलने की तैयारी करने लगे हैं। जाने से पहले राजा ने सत्यवती को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा कि देखो रानी, मैं जिस कार्य के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ वो काफी उलझन भरा रास्ता है। ना जाने मेरे साथ क्या घटना घट जाए और मुझे आपसे मिलने के लिए भी अपना परिचय देना पड़े। इसलिए मैं आपको अपनी मूंछ का बल देकर जा रहा हूँ। इसको संभाल कर रखना, क्योंकि मैं जब भी वापस आऊंगा तब आपसे सबसे पहले अपनी मूंछ का बाल मांगूंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ और तुम ये बात किसी को भी मत बताना। इस गुप्ती रखना। रानी ने मुझ का बोल लिया
और एक डिबिया में डालकर उसे जगह संभाल कर रख दिया। 15 विद्या सीखने की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नई के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नई को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वो तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाई और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। राजा भोज और नई दिन में तो सफर करते और रात में कोई नगरी आती तो वहीं ठहरकर रात को विश्राम करते दी का काम था। बागरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। काफी दिनों बाद ऐसे ही रात और दिन चलते चलते राजा भोज और नई उसे जंगल के पास पहुंच गए। घोड़े जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़े को बाहर ही छोड़कर राजा और नई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे का सफर करते रहे। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद राजा भोज जंगल में बाबा अमर गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कि बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धो में धुआं उठ रहा है और वृक्षशाला पर बैठे बाबा तपस्या में ली है। राजा भोज और नई बाबा अमर गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। इसी तरह इंतजार करते करते 1 सप्ताह बीत यात्रा है, लेकिन बाबा आंखें नहीं खोलते। अब राजा भोज मन में विचार करते हैं और नई से कहते हैं कि जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते तब तक हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं, और दोनों आश्रम में काम करने लगे। उन्होंने जंगल से नए नए और फूल लाकर वहां लगाए। जंगल से सूखी लड़कियां लकारने के पास इकट्ठी कर दी और वहां आराम से रहने लगे। इसी तरह 1 महीना बीत गया। तब कहीं जाकर बाबा अमर गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा का एक नौकर को बैठे देखा। बाबा ने देखा कि वो दोनों हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे पास आओ और अपना परिचय दो। तुम इतनी भयंकर जंगल पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई जरूरी कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज और नई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी मदद करके मेरी समस्या का समाधान करें। पापा ने उससे पूछा कि बोलो बच्चा, क्या समस्या है। राजा भोज ने कहा, महाराज, मैं 15वीं विद्या सिखाने आया हूँ। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसकी बात सुनते ही बाबा बोले, बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु तू मुझे ये बात कि तुझे मेरा पता किसने बताया। राजा भोज ने कहा कि महाराज, मुझे आपका पता एक बाजीगर ने बताया है। बाबा ने कहा, ठीक है राजन, परंतु इस विद्या को सिखाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें बड़ी कठिनाई आएगी। क्या तुम कर पाओगे? राजा भोज ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का तटकर मुकाबला करूंगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा बोले, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सीखने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना, लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी प्राणी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उसे मरे हुए प्राणी के शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्रनही हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहे अपने शरीर में वापस आ सकते हो। खाने का मतलब है कि आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा कर सकते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आ जाओगे तो वो दूसरा शरीर भर जाएगा। और हाँ, दूसरी जरूरी बात यह है कि इस विद्या को सिखाते समय आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, मालूम नहीं कितना समय लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा ने कहा। ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा बोले कि कल सुबह से आपकी शिक्षा आराम हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोजपुरी अपने सामने बिठा लिया और मंत्र सीखना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वां विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला जिससे राजा अभी अनजान थे। दोस्तों, जब बाबा राजा भोज को मंत्र सुना रहे थे तो नई भी राजा भोज के पीछे बैठा बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रात लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को पापा जो भी मंत्र बताते हैं उसे नई भी तुरंत अपने जेहन में बिठा लेता, यानी रात लेट, और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते हैं वैसे ही नई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता है। खाने का मतलब 12 वर्ष में राजा भोज 15वां विद्या सीख गए और साथ साथ नई भी इस विद्या को सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है। अब आप अपने राज्य में जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हम ही भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमर को प्रणाम करके और उनके चरण स्पर्श करके जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी प्रसन्नता के भाव अपने मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जाने की इजाजत दे दी। अब राजा भोज नई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए वो दोनों पैदल ही बातें करते करते चले जा रहे थे। दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि नई के दिल में कपट जाग उठता है। नई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नई से राजा भोज बनने की साजिश राजा को अपने व्यवहार की और आकर्षित करने के लिए नैकुम सम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी नीति से बिल्कुल अनजान थे। नई को इस तरह तुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नई ने कहा, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा नाम मानो तो बताऊं। राजा भोज बोले कि नई, जो भी बात है खुलकर बताओ। नई ने कहा कि महाराज, मैं ये कह रहा था कि अपने 12 वर्षों के इतनी कठिन परिश्रम के बाद ये 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपने सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र न बन जाओ। राजा भोज को उसकी बात ठीक लगी। वो बोले, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। आज मन में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। दी ने कहा, महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। लड़ाई थोड़ी डर गया और एक मरा हुआ तो उतना उठाकर ले आया और उसे तोते को राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, आप इस मारे हुए तोते में अपने प्राण डालिए।
राजा भोज ने कहा, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और उन्होंने अपने प्राण तोता में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया है और राजा भोज का शरीर अचेत होकर वहीं पर गिर गया। नई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था। उसने मौके का फायदा उठाया और नई ने तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए हैं। अब नाइक शरीर भी अचेत होकर गिर गया। खाने का मतलब है, राजा भोज तोता बन गए और नई राजा भोज बन गया। राजा भोज, जो कि इस समय कुत्ते के शरीर में थे, वो ये देखकर हैरान हो गए कि नई ने यह विद्या कैसे सीख ली। वो बोले, अरे नई, यह तूने क्या कर दिया? तू मेरे शरीर में क्यों आ गया? नई कहने लगा, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोले कि नहीं, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा कैसे की? इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस चला जा और मेरा शरीर खाली करना, ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। तोता बन राजा की यह बात सुनकर नई मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है। अब आप ही बताइए कि इस अवसर को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और अब तो आप एक तोता बन चुके हो। एक तोता बनाकर भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अब मैं ये शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वो सारे सुख भिगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बहन आई। अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उसे तोते को पत्थर से करने के लिए भाग, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नई को देखने लगा। पेड़ की टहनी पर बैठकर तोता बना राजा उदास मन से यह सोच रहा था कि जिस साथी पर मैं इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। पेड़ पर बैठा बैठा तो रोने लगा। उधर नई ने, जो कि इस समय राजा भोज के शरीर में था, लड़कियों और फंस को इकट्ठा किया और अपने नायक के अचेत शरीर को उसमें जला दिया। नई के शरीर को जलाकर राजा भोज बना। नई राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नई ने शाल द्वारा खुद को राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनाकर इस बियवन जंगल में भटकते रहे हैं। धोखेबाज नई 3 रात पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। ये संदेश सुनकर दरबार के सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्य और शांत से व्याकुल होकर पद, बाजू, फूल माला और अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुँचे। कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौट आए हैं, क्योंकि नई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था। इसलिए उसे उनके साथ विचार वर्ष करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार वर्ष कर काफी प्रसन्न थे।
दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नहीं था, अपने महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां काफी सुंदर छवि की बंदी यानी नौकरानी उनका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल ये खड़ी थी। लेकिन राजा बना नई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला कि रुक जाओ बंदियों, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुनकर तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां जाकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बनेदी ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम कितने वर्षों के बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक लिए हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती ने कहा, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्षा में भी लेकर चलूंगी। किंतु आप पहले हमें ये बताइए कि जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कह कर गए थे? राजा बने नई ने कहा कि रानी, ऐसी बेवकूफी भरी बातें आपको शोभा नहीं देती। भला हम 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप लिए और हमारी आरती करिए। सत्यवती ने उनकी बात की और ध्यान नहीं दिया और फिर से पूछा, पहले आप हमें उसे वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपके अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नई ने मन ही मन सोचा, ये रानी तो बहुत ही तेज और सुलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। ये सोचकर नई ने अपना रुख भानुगति के महल की तरफ कर लिया। जब नई रानी भानुगति के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुवती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वो राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुभूति के महल में नई ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुवती को तो नींद आ गई, किंतु नई को नींद कहाँ आने वाली थी। अब उसके जहां में एक डर बैठ जा रहा था, उसे एक चिंता स्थाई जा रही थी और वह चिंता थी उसे तोते की, क्योंकि उसे तोता में खुद राजा भोज बसे थे जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वो तोता उड़ता उड़ता नगरी तक न पहुँचे, कहीं मेरे सारे भेद खुल न जाए। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नई एक खत्म योजना बनाने लगा। यहाँ तो नई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनाकर इस बियवन जंगल में भटक रहे थे, वो बेचारा तोता रूह को और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था। पानी की तलाश में भटकते भटकते तोता आखिरकार एक बावड़ी पर आ पहुंचा, जहां पर 99 तोता पहले से ही रहते थे। 99 तोतों ने देखा आज बाबादी पर एक नया तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यास है। बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उसे नए तोते को देखकर सारे टूटे खुश हो गए और आपस में बातें करने वालों की चलो हम इसे दोस्ती करते हैं। अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर तोते बने हुए राजा भोज के पास सारे तोता आ गए और अपनी तोते वाली भाषा में राजा भोज से बातें करने लगे, उसका हालचाल पूछने लगे। राजा भोज 15 विद्या के निदान थे, इसलिए वह तोतों की भाषा भी जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ
और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। सारे तोता बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस कहानी सुनाते। इस कारण सभी तोता सूरते हैं। ये तोता तो बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी पटकन नहीं पड़ता। ये हमें इस जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोता राजा भोज की इज्जत करने लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सबका समय अच्छे से गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निडेंट होता उनके बीच में मौजूद था जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही बम्प लेता था। उसके रहने से सभी तोता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। लेकिन अब इन कुत्तों के आगे भी एक ऐसी समस्या आने वाली थी जिसने इन्हें बनान भड़काने और अपनी जान जाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नई की योजना बनाकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो महाराज का हुक्म है, तुरंत सवाल लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्री गण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहाँ तक हमारे राज्य की सीमा है वहाँ प्रजा जनों में देश भिजवा दूं कि राजा का हुक्म है कि जो भी नर नारी बूढ़ा जवान व्यक्ति तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 तोते लाएगा उसे 2 सिक्के दिए जाएंगे। जो 10 तोता लाएगा उसे 10 सिक्के दिए जाएंगे। जो 50 लगेगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का ये हम सुनकर सभी दरबारी चंबित रह गए कि ये राजा को क्या हो गया है। वह जानते थे कि उनका राजा तो बहुत दयालु है, परंतु आज राजा का अचानक ऐसा आदेश सुनकर वो सब हैरान थे। राजा अचानक तोता मरवाने का आदेश दे रहे हैं, किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का आदेश था। जो भी हो, जैसे ही यह समाचार राजा जैन में पहुंचा तो सभी निचले लोग तोता पड़े के लिए निकल पड़े। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2 और कोई 10 तोता लेकर दरबार में पहुंच गया। जो जितनी संख्या में तोता लेकर आता उसे उठना ही सोने के सिक्के दिए जाते हैं। अब ये समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि राजा भोज एक तोता करने के बदले एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोता समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब धीरे धीरे ये समाचार उत्तरा बने। राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि राजा जो कि नई था ने तोता मरवाने का हुक्म दिया है। वो चकना हो गया और सभी 99 तत्वों को बुलाकर बोला कि होशियार हो जाओ, हम पर अब एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अपने मुखिया तोता की यह बात सुनकर बेचारे सभी तोता डरे सहमे राजा भोज बने तोते के पर आस लगाए बैठे रहे और बोले, मुखिया जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे, कृपया आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 99 तोतों की सुरक्षा का भरा था। वो अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी सत होते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा कि
एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण और कमर पर रात बढ़े और हाथ में एक बढ़ा लिए उनकी दिशा में आगे बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने मुखिया तोता यानी राजा भोज को इसके बारे में बताया। शिकारी को यूं आता देखकर राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया कि देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 पोते तो जरूर मारे जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे सहमे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझते हुए बोले, पहले यह शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोता देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये लालच में सारे तोता पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए ये हम पर बाध तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाध चलने से वह 2 या 3 तोते ही पड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सब एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी यह सोचे कि ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। खाने का मतलब है आप सब अपनी गर्दन इस ढंग से लटका दो जिससे ऐसा लगे कि जैसे हम सब कुत्ते मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक आकर के जमीन पर गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे जमीन पर लटके उसके गिरने की आवाज आएगी, फिर दूसरे को पटकेगा तो उसकी जमीन पर गिरने से आवाज आएगी, फिर तीसरे को पटकेगा फिर से आवाज आएगी। पटकने की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वो हम सबको नीचे जमीन पर पटकता रहेगा और जैसे ही पटकने की स्वामी आवाज पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उसे वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और उसे वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तो अपने कहा ठीक है मुखिया जी, और सभी तोता पेड़ की टहनी ऊपर ऐसे गार्डन लटकाकर लेट गए जैसे वह सभी मरे हुए हो। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोता देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोता उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोता मिल गए, वो भी मरे हुए, मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और पूरे को नीचे रखा और खुद पेड़ पर चढ़ गया। पर शांत से व्याकुल शिकारी एक आकर के तोतों को नीचे जमीन पर पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वो एक एक करके सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे जमीन पर गिरता तो उसकी जमीन से टकराने से आवाज होती। सभी तोता उसे आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 99 तक पहुंच गई। अंत में बच्चे थे। राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी का डांट धरती पर आगे रहा। दरात के धरती पर गिरते ही फिर से गिरने की आवाज आई और अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। आखिरी आवाज सुनते ही नीचे पड़े। सभी तोता ऐफ से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए। तोता बन राजा भोज मुखिया थे, इसलिए वो सबसे ऊंची टहनी पर बैठे हुए थे। बाकी इन 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वो आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा भोज बने धोते से बोला कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे
अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिल ही जाएगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने। पोते को अपने हाथ में पकड़कर अपनी नगरी की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर दिखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज लगाई है? क्योंकि राजा भोज बना, तोता मनुष्य की तरह बोल सकता था। उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ, तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर कहता है, वो यार तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता बन राजा ने उससे पूछा, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी ने कहा, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता बोला, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उसे सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। शिकारी हैरान होकर बोला, 10 सोने के सिक्के? तोते ने कहा, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी खुश होते हुए बोला, तो ठीक है, मैं तुझे यहाँ के सबसे बड़े सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोता के चेहरे पर अब कुछ खुशी के भाव नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर शिकारी बोला, सेठ जी यह तोता मैं यंगर से पड़ा है जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ ने शिकारी से कहा, भाई भला मैं तोता का क्या करूँगा, तुम इसे ले जाकर राजा को दे दो, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी कहता है, सेठ साहब लेकिन ये तोता कहता है कि मुझे राजा को नहीं बल्कि किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ हैरान होकर शिकारी से पूछता है कि क्या ये तोता बोलता है? शिकारी ने उत्तर देते हुए कहा कि सेठ जी यह तोता बोलता है और बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ खुश हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है, इसे लेकर अंदर आ जाओ। फिर सेठ शिकारी और तोते को लेकर अंदर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी आप मुझे 10 सिक्कों के बदले में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहाँ मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी अब तुम अपने ईमान पर रहना, किसी को मत बताना कि मैंने सेठ को तोता बचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने टॉप्ट से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करते जो आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ ने कहा, ठीक है बता अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी कल तुम गुड़ खरीद लो, इतना भी खरीद सकते हो। खरीद लो क्योंकि 1 सप्ताह के बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। जब दूसरा सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दुगना हो चुका था। उसने वही अच्छा दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में ये तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा। सेठ उसे प्रतिदिन अच्छा खड़ा, खिला
और सेठ उसके लिए सभी जरूर का सामान लाने लगा। दोस्तों, इसके बाद तो सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात होता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी हुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने के लिए कहता और कभी चीनी खरीदने के लिए कहता। इस तरह धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज मालामाल हो गया हूँ। तू बता आज क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई, मेरी बात सुनकर तू उदास क्यों हो गया है? मुझे बता क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू मुझे अपने बारे में बात। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को मत बताना, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर पोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तो तेरे ने कहा कि ये तोता मर अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए ही चलाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुनकर दंग रह गया और तोता बन राजा भोज के पैरों में गिर गया। सेठ कहने लगा, महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने इतने बड़े महाराज को इस तरह से रखा है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं किसी भी इतनी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों न करना पड़े। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने। तोते को प्राणी सत्यवती से मिलने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वो हर किसी से इसके बारे में बात भी नहीं कर सकता था। सेठ को अपने कम कर रखना पड़ रहे थे, लेकिन सेठ कर भी तो क्या करें। महल के अंदर जाना इतना ही मुश्किल था जितना एक गरीब आदमी का किसी राजा से मिलना होता है। सेठ महल के बाहर बैठा रहा। उसे यह उम्मीद थी कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक बंदी यानी नौकरानी पहल से बाहर आई। सेठ में तुरंत अपना दिमाग दौड़ी कि आगे का काम ये बंदी ही कर सकती है। वो भाग और तुरंत बंदी के पास जा पहुंचा। सेठ ने बंटी से कहा कि बहन, कृपा करके आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह से एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। बंटी की गुस्से में रहती है कि क्या कहा रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वह किसी भी घर चलते या गैर से मिले। अब तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सेठ ने बांधती से फिर से विनती करते हुए कहा कि आप किसी भी तरह ये समाचार रानी तक पहुँचा दो कि
एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में मैं आप 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से बंदी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने छोटे से काम के 50 सोने के सिक्के। बंदी बोली कि सेठ जी लो, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सोने के सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वो दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली कि महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आए हैं। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती ने कहा, ठीक है बंदी, उसे हमारे पास लेकर आओ। बंदी भाग गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें चल कर रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, मैं केवल 1 मिनट के लिए आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देखकर उसकी मां पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी बंदियां और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोताबन राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजाने के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा पूछ, वो भी एक तोता, ये कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वो मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी की सारी कहानी ये तोताबन राजा भोज स्वयं आपको बता देंगे। रानी बोली, रुको सेठ, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये राजा भोज है, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज के आने की खुशी में आपका नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारे बाल सुरक्षित रखा है? ये कथन सुनते ही रानी बोलते बोलते एकदम सुन पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उसे तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों में जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो आज उसे इस अवस्था में मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तेल से धन्यवाद किया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने बंधिया को बुलाकर आदेश दिया कि ये सेठ हमारे शाही मेहमान हैं। इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को तोताबन राजा भोज ने अपनी पूरी दस्त सुना डाली कि कैसे नई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसे नई के महल में आने के पक्ष की सारी कहानी उसे राजा भोज बने तोते को सुने और बोली, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह कोई और बहरूपिया है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उसे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में वो असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली कि महाराज, आप एक 15 विद्या निधन शासक हैं, तो
कृपया आप ही इस समस्या का समाधान करिए। दोस्तों, दी कितना भी बात क्यों ना हो, वो केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज 1 से लेकर 15 तक की सभी विद्याएं जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई है और रानी सत्यवती से बोले कि देखो रानी केवल सेठ, और आपको ही यह मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती ने कहा, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज बना तोता बोला कि रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकराइए और एक बंदी से कहकर नई के पास संदेश भिजवाइए, जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं। उससे पहले मुझे किसी ऐसे स्थान पर दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सको। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर उसने योजना के अनुसार एक बंदी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नई तक एक संदेश भिजवाया। इसमें रानी राजा बने नई से माफी मांगते हुए अब उन्हें अपने महल में बुलाती हैं। बंदी रानी का संदेश लेकर तुरंत राजा बने नई के पास गई। चोर रानी भानुक्ति के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बंदी राजा बने नई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वो अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगणों को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफी मांग सके। कृपया अब आप चलिए, रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। ये सारी बात बंदी ने राजा बने नई को हाथ जोड़कर का दली राजा बने नई ने कहा कि आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्री गणों के साथ महल में पधार रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा बनान आई जरूर आएगा। इसलिए रानी ने कुत्ता बन राजा भोजपुरी एक कपड़े से ढककर कक्षा के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा बने नई और मंत्रियों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा कि राजा बने नई समस्त मंत्री गणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा बने नई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा का दान दें। अपनी बात को आगे बढ़ती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर क्या कर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीखकर वापस आऊंगा तो सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाई है ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं।
इतनी वार्तालाप के बाद राजा बन्ना मन ही मन बहुत खुश हो गया। वो खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे हैं और केवल उसे एक मौके की तलाश में बैठे थे। जब नई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले, राजा बने राय ने कहा, ठीक है रानी, आप ही बताइए, आप क्या देखना चाहेंगे? रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उसे मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश अनुसार नौकर 12 हुआ, बकरा लेकर आए और उसे राजा बने नई के सामने पटक दिया। रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मारे हुए बकरे में डालकर इसे जीवित कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा बने नई ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नई माँ ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा भोज का शरीर प्रन्ही होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवित हो उठा। अब नई के प्राण उसे बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता, जो कि राजा भोज थे, वो इसी क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के प्राण ही होकर जमीन पर पड़े शरीर में डाल दिए। फिर उसी समय तोता प्राण है होकर गिर गया। वहां मौजूद सभी लोग चंभे में थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक अपने असली रूप में आ चुके राजा भोज ने कहा कि मोती मोती जंजीरें लेकर आओ और इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि चाहे यहाँ से भागना पे। राजा का आदेश सुनकर तुरंत जीरे लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आपबीती वहां मौजूद समस्त मंत्री गणों को सुने और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री गण बोल कि महाराज, हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मर अभियान चलाया था। कृपया अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। राजा भोज ने कहा, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे ये सारी जिंदगी पछता रहेगी। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजा में ये घोषणा करवा दी जाए कि राजा का आदेश है कि जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा और जो भी कोई अंदर आएगा वह भी इसके सिर पर 5 यूटी मारकर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया है और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इस बकरे को 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राजपाट भी खुशी खुशी संभाल लिया था। बुलाखिया गंगा तेल से यह पूरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि राजा भोज सच में महान राजा है और उनका न्याय भी उनकी तरह ही महान है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।